ठीक है, जरा देखो, मान लो कि ऐसी रिएक्शन है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इट गिव्स, ये बनता है एमोनिया। क्या बनता है? एमोनिया। आपको बेटा क्या पढ़ना करता, क्या पहली चीज तो आपको क्या करना पड़ता है, इक्वेशन को बैलेंस। तो पहली चीज आप करोगे इसको बैलेंस, तो 3 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा। अब हमको नहीं पता कितने लोग को बैलेंसिंग आती है, यू ऑल मस्ट नो हाउ टू बैलेंस, इट्स वेरी वेरी इजी, ठीक है। तो अब हमको ये चीज नहीं सिखानी है कि बैलेंस कैसे करना है, अगर वो भी नहीं आती तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब जरा देखो, यहाँ पे अपन को ये भी लिखना पड़ता है कि इसका स्टेट क्या है, गैस। नाइट्रोजन गैस होती, हाइड्रोजन गैस होती, और एमोनिया भी गैस होती, तो ये भी लिखा जाता है। दिस इज द इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द एन केमिकल इक्वेशन। ये लिखा रहता है, कभी भी आप बुक में देखोगे तो इक्वेशन में उसका स्टेट भी लिखा रहता है बेटा। अगर वो सॉलिड होगी, अगर वो कोई सॉलिड है तो एस लिखा रहता है, अगर कोई वो लिक्विड है तो एल लिखा रहता है, अगर कोई गैस है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आप लोगों को हर के नीचे उसका एग्जिस्टेंस, स्टेट उसका लिखना रहता है। बात समझ में आ रही है एंजल? सबका स्टेट लिखना होता है बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। और कुछ अगर टेम्परेचर दिया है या प्रेशर दिया है कि इसी टेम्परेचर पे या इसी प्रेशर पे इक्वेशन होगी, देन दैट टेम्परेचर और प्रेशर इज मेंशन्ड एट ये अबव और बिलो द एरो, ठीक है। टेम्परेचर, द states of all the reactants एंड प्रोडक्ट। स्टेट का पता मतलब है, स्टेट्स मतलब जो स्टेट मैटर का है उसका। स्टेट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट मस्ट बी written below it। ये एक इंफॉर्मेशन आपको लिखनी पड़ेगी। दूसरी की, इफ टेम्परेचर और प्रेशर involved, if temperature or pressure is involved in the equation, in the chemical reaction, then it must be written above or below the arrow। जो भी एरो है उसके ऊपर या उसके नीचे अपन को टेम्परेचर, मान लो कि यहाँ पे टेम्परेचर बोला आपको कि 273 केल्विन पे हो रहा है, तो ये इसको ऊपर या नीचे लिखोगे। 1 atm प्रेशर पे हो रहा है, तो दिस आर ऑल्सो रिटन इफ इट इज प्रोवाइडेड। जैसे हीट है, हमने कल बताया था आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन में हीट है, तो हीट हम लोग ने कहा लिखा था, एरो के ऊपर या नीचे? एरो के ऊपर या एरो के नीचे, कहीं भी लिख दो हीट, वो लिख सकते हैं हम लोग। हीट लिखना होता है, इसका मतलब देख के पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन कैसी है। डिकम्पोजिशन की हीट दिया जा रहा है, हीट इज प्रोवाइडेड, ठीक है। तो ये भी लिखना होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी बात, कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं पता है आप लोगों को? कैटलिस्ट जो होते हैं, कैटलिस्ट आर those substances which increases the rate or speed of reaction। अगर रिएक्शन का स्पीड कम है, उसके रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना है, देन वी यूज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? वो रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देते हैं, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। मान लो वो 10 मिनट में रिएक्शन हो रही होगी, तो जब कैटलिस्ट यूज करोगे तो वही रिएक्शन अब जल्दी हो जाएगी, अगर कैटलिस्ट यूज किया। और कैटलिस्ट की और बात बता दी जरा, कैटलिस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट बात है,
कैटलिस्ट आर, एग्जाम्पल के लिए कैटलिस्ट का एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें तो दे देते हैं। एग्जाम्पल कैटलिस्ट का क्या होगा, मान लो कि प्लेटिनम, आयरन, ठीक है, मॉलिब्डेनम एक्सेट्रा, कई सारे मेटल यूज होते हैं, कई सारे मेटल जो हैं वही यूज होते हैं हमारे कैटलिस्ट जैसे, ठीक है। आगे हम बता रहे थे कि कैटलिस्ट आर वेरी सेलेक्टिव इन नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरा जल्दी नोट करेंगे। कैटलिस्ट आर वेरी सेलेक्टिव इन नेचर। सेलेक्टिव मतलब कि ये कि वो कौन से रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट यूज होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बदलता रहता है, हर एक कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन में डाल दोगे तो रेट नहीं बढ़ाएगा। बात समझे, किसी भी रिएक्शन में आप कोई भी कैटलिस्ट लगा दोगे और आप सोचो कि रिएक्शन का रेट बढ़ जाए, स्पीड बढ़ जाए, रिएक्शन फास्ट हो जाए, प्रोडक्ट जल्दी बन जाए, तो ऐसा नहीं होगा। कौन से रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट यूज होगा, ये बात मेंशन मतलब कि जरूरी होती है। ये डिपेंड करता है कि कौन से रिएक्शन में कौन सा यूज होगा। दे आर नॉट यूनिवर्सल इन नेचर, दे आर सेलेक्टिव। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, जो हर चीज में यूज हो जाए, कोई भी रिएक्शन में डाल दो उसको, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी ना। दे आर वेरी सेलेक्टिव इन नेचर, सेलेक्टिव होते हैं वो, कि कौन से रिएक्शन में कौन सा यूज है होगा, ये फिक्स है। अगर उसको हम कहीं और लगा दिए तो वो गलत काम कर देगा, वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने की जगह घटा भी सकता है। बात समझ में आ रही है वंश? सर तो वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने की जगह पे घटा भी सकता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये चीज गड़बड़ हो जाएगी। तो रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट यूज होना है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंशन होना चाहिए। और कैटलिस्ट और को भी हम कहा लिखते हैं, एरो के ऊपर। कैटलिस्ट आर ऑल्सो लिख देंगे हम, if catalyst are used, if catalyst is used, it is written above the arrow, above the arrow, above the arrow। ओके, वो एरो जो बन रहा है हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, उसके ऊपर लिखते हैं कैटलिस्ट। अगर हमको एग्जाम्पल हम बताते हैं, एग्जाम्पल में के लिए यही वाली रिएक्शन लिखते हैं हम, N2 plus H2, इट गिव्स एमोनिया NH3। ठीक है, रिएक्शन को पहले बैलेंस, रिएक्शन को बिना बैलेंस किया कभी भी ना छोड़ा करो, 3 2। फिर इसका लिख दो गैस, गैस गैस गैस। यहाँ पे बेटा होता क्या है, यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है फाइनली डिवाइडेड आयरन, Fe। फाइनली डिवाइडेड का मतलब क्या है, बहुत छोटे छोटे बुरादा टाइप का, लोहे को तोड़ा, छोटा छोटा तोड़ दिया। आयरन को देखा है आपने, बुरादा लोहे का? यस सर। अरे लोहे को, अच्छा। आयरन को बहुत छोटा छोटा पीस कर हाँ दिया, यस सर दिखा दिखा। तो वो फाइनली डिवाइडेड। फाइनली का मतलब बहुत छोटा छोटा। दो तरह के वर्ड होते हैं, एक फाइन होता है और एक होता है कोर्स। फाइन का मतलब बहुत छोटा छोटा, कोर्स का मतलब बड़ा बड़ा। बात समझ में आ रही है लक्ष्य? यस सर। यस सर। तो फाइन होता है और एक होता है कोर्स। फाइन का मतलब बहुत स्मॉल पीसेस, वेरी स्मॉल पीसेस। कोर्स का मतलब थोड़ी बड़ी बड़ी पीसेस। तो फाइनली डिवाइडेड आयरन, आयरन के हम बहुत छोटे छोटे टुकड़े को रख देंगे, तो वो क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। दिस इज द कैटलिस्ट, दिस इज आवर कैटलिस्ट यूज्ड, ये हमारा कैटलिस्ट। ओके, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज है कैटलिस्ट के बारे में जो बहुत जरूरी है जानना बेटा, बहुत जरूरी है वो, कैटलिस्ट जो है कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहे हैं सर?
क्या कहना चाहते हैं सर, जरा बताइए तो, जरा लिख लेते पहले। कैटलिस्ट डू नॉट पार्टिसिपेट, do not participate in the chemical reaction, in the chemical reaction. They only increases the rate or speed, or speed. They are collected as they are used before the reaction. क्या है ये पॉइंट नहीं समझ में आया होगा, क्या कहना चाहता है इस पॉइंट को समझिएगा बेटा। कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, मतलब एफ ई, आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ ई। सबको पता है कि आयरन का फॉर्मूला होता है एफ ई। एफ ई कहीं पर भी दिख रहा है क्या आपको, ना तो रिएक्टेंट के साइड दिखेगा ना तो प्रोडक्ट के साइड दिखेगा, इस बात को समझिए। वो केवल स्पीड बढ़ाने के लिए यूज हुआ है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है कभी भी। रिएक्शन में ना तो प्रोडक्ट के साइड आएगा ना तो रिएक्टेंट के साइड आएगा, वो केवल यूज हुआ है रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके सरफेस पे जाता है रिएक्टेंट, उसका रिएक्शन तेजी से होने लगते हैं। जो नाइट्रोजन, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है और जो हाइड्रोजन है, इनके बीच का जो रिएक्शन है वो बढ़ जाता है आयरन की वजह से, बस इतना है। आयरन का कोई यूज नहीं होता है, आयरन इज नॉट यूटिलाइज्ड। आयरन जैसे था रिएक्शन के पहले वैसा ही मिल जाएगा रिएक्शन के बाद। ये बात समझ में आई, डाइजेस्ट हुआ ये बात, बताओ भाई साहब। यस अच्छे से समझ में आना Yes. चाहिए ये बात कि कैटलिस्ट यस सर। जैसे यूज होते हैं वैसे ही रिएक्शन के बाद मिल जाते हैं, जैसे यूज होंगे वैसे ही सेम टू सेम, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। दे ओनली एंड ओनली इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। जैसे जैसे आप घर से स्कूल जाते हो, एक बच्चा है जो पैदल जाता है, एक बच्चा जो है बाइक से जाता है, एक बच्चा जो कार से जाता है, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, कार वाला। कार वाला। उसने कैटलिस्ट यूज किया कार, बात समझ में आया। वो कार ना तो उसके घर पे थी, मतलब ना तो वो घर, मतलब उसने हायर किया था, उसने किसी का यूज किया, उसने ना तो पहले उसके पास थी ना तो बाद में पहुंचने के बाद भी है, ठीक है। बीच में उसने यूज किया बस अपना स्पीड बढ़ाने के लिए। बात समझ में आ रही है एंजल, क्या कहना चाहते हैं। यस सर। तो ये जो बस या जो बाइक है वो कैटलिस्ट है, वो स्पीड को बढ़ा देगा, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। जैसा था वैसे ही मिल जाएगा रिएक्शन के पहले। आप बस में जाते हो तो बस का कुछ का कार में जाते हो या कार का कुछ निकाल के ले आते हो क्या, पता नो चला कि सर। उतरे तो एक टायर ले लिए उसका, ऐसा करते हैं नहीं। नहीं। तो कैटलिस्ट जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है। उस पे बस रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। आपका काम था स्कूल से घर जाना या घर से स्कूल जाना, आपने उसका यूज किया केवल, बस आपने ना तो उसको कंज्यूम नहीं किया। इस बात को लिख लो आप लोग, द कैटलिस्ट आर नॉट कंज्यूम्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। कैटलिस्ट आर नॉट कंज्यूम्ड, कैटलिस्ट कैटलिस्ट आर नॉट, इतनी सारी चीजें आपके बुक में या आपको कहीं और नहीं बताया जाएगा, ठीक है। इतने सारे पॉइंट जो कैटलिस्ट के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटलिस्ट आर नॉट कंज्यूम्ड, वो यूज नहीं हो, ये नहीं कि खत्म कर हो जाएंगे ना, खत्म भी नहीं होते हैं, वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर, ओके। यस सर। Sir, हाँ जी it पूछिए। also provide relative volume of gaseous reactant and product. इसका मतलब क्या 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 क्या, it also provide the relative volume of gaseous reactant and products. इसका मतलब जगह देता है वो रिएक्ट होने के लिए। इट प्रोवाइड वॉल्यूम, जगह देता है भाई,
ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करना चाहते हैं तो एक सरफेस मिलता है इनको, एक वॉल्यूम मिलता है इन ऑर्डर टू रिएक्ट देमसेल्व्स। अच्छे से रिएक्ट होने के लिए उनको एक सरफेस का प्रोवाइड किया करता है, एरिया एक वॉल्यूम प्रोवाइड करता है। और आप ये भी पूछ सकते थे कि सर फाइनली डिवाइडेड क्यों यूज किए, हम पूरा लोहा क्यों नहीं यूज कर दिए, बताओ। पूछ सकते नहीं पूछ सकते थे? यस सर। तो फाइनली डिवाइडेड इसलिए, आप बताओ कि ये आयरन की पीसेस हैं फाइनली डिवाइडेड की, और एक आयरन का बॉक्स है। किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा? बॉक्स का। सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा? बॉक्स। वाह रे भाई साहब वाह। सरफेस एरिया जितना छोटा पीस होता है उतना ज्यादा होता है। ये छोटे छोटे वाले जो पीसेस हैं, ये सरफेस एरिया इनका ज्यादा होता है। इनका सरफेस एरिया ज्यादा एक्सपोज्ड है एटमॉस्फेयर में। ये अंदर वाला तो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज है क्या, केवल बाहर बाहर का सरफेस एक्सपोज है। बात समझ में आ रही है? केवल इधर का सरफेस एक्सपोज्ड है एटमॉस्फेयर से, ये इधर का एक्सपोज्ड है, वो उधर का, और ये इधर का, और ये ऊपर का और नीचे का। अंदर का कुछ एक्सपोज्ड है क्या? नहीं। आप कपड़ा जब भिगो के, आप लोग कपड़ा धुलता है जब, तो कपड़ा धो के आदमी क्या है, उसको पूरा फैला के पसारता है कि बस मोड़ चमोड़ के पसार दिया या डाल दिया? फैला के। तो फैलाने से क्या होगा कि उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। मोड़ चमोड़ के करोगे सरफेस एरिया छोटा होगा। तो सरफेस एरिया इज मोर फॉर द स्मॉल पीसेस। स्मॉल पीसेस का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, ठीक है। सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इसका सरफेस एरिया कम, इसका लेस सरफेस एरिया, लेस सरफेस। अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम सेम है तो सरफेस एरिया इसका ज्यादा होगा। सरफेस, अब कहोगे कि सर बॉक्स तो बड़ा था, अब वॉल्यूम तो छोटा है। ऐसा नहीं, जितना ये है उतना ये होना चाहिए। उस केस में सरफेस एरिया इसका लेस होगा, इसका मोर होगा। मोर सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ठीक है। इज इट ओके? यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये दोनों पेज, तो ध्यान से कर लेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। होता क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास, होता क्या है? सर लिमिटेशंस। अरे रुक तो जाओ, लिमिटेशंस बात की बात होती है। लिमिटेशंस पहले ही बता देता हूं। लिमिटेशंस मतलब कमी होती, जरा समझो। हाँ, अच्छा मैंने आप लोग को बताया था एटॉमिक मास क्या होता है, बताया था? सर आपने उन्हें निकालना बताया था। यस अच्छा सर। अच्छा, ये बताओ, चलो ठीक है। रिलेटिव मास केवल और केवल हाइड्रोजन का होता है। अरे केवल और केवल एटॉमिक मास हाइड्रोजन का होता है, जरा समझिए। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटम, हाइड्रोजन के एटम का मतलब किसका? H का, H2 का नहीं, H का, H का बात हो रहा है। ये एटम है, जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कोशिश की गई सभी एटम का मास निकालने की, तो बहुत मुश्किल कोशिश थी ये, बहुत मुश्किल था निकालना सबका एटॉमिक मास। क्यों? क्योंकि इतना छोटा होता है एटम, उसका कैसे मास निकालोगे, कौन से तराजू पे मास निकालोगे सबका? तो बहुत मुश्किल काम था निकालना, बहुत मुश्किल काम था। It was very very difficult task to calculate the mass of one atom. ठीक है, लेकिन फिर भी करना था। सबसे पहले लिया गया, सबसे पहले कोशिश जो की गई वो की गई किससे? हाइड्रोजन से। सबसे पहले कोशिश की गई हाइड्रोजन से, निकाल लिया गया, कैलकुलेट हो गया, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस, वेट बैलेंस लगा लगू के इसका हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इसका जो मास आया, एटॉमिक मास,
ये 1.008 1.008 के आसपास आया और हम मानते हैं इसको 1। ठीक है, इसको मानते हैं 1। हुआ क्या कि उसके बाद कोशिश की गई दूसरे की निकालने की, तो मुश्किल आने लगा दूसरे का निकालने के लिए। क्यों मुश्किल आया? क्यों कि भैया इतना इजी टास्क नहीं था, बहुत मुश्किल करके एक का तो निकाला गया, फिर सोचा गया कि ऑक्सीजन का निकाला जाए, फिर सोचा गया कि नाइट्रोजन का भी निकाला, ऐसे करके बहुत सारे आइटम है, फिर किसका किसका निकालते रहोगे, इसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या किया गया, तो दिमाग लगाया गया। दिमाग ये लगाया गया कि रिलेटिव एटॉमिक मास निकालें हम लोग। एटॉमिक मास ना निकालें, हम लोग निकालें रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास। अब ये क्या होता है, कैसे निकलता है, इस बात को समझिए। ठीक है सर, हाइड्रोजन का हमको पता था, ये अप्रोक्सीमेटली 1 AMU बोल दिया गया इसको, एटॉमिक मास यूनिट। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ओके, बाद में चल के इसी AMU का नाम हो गया, आफ्टर सम टाइम इसी का नाम U हो गया। U, इसको कहते हैं हम लोग यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास। तो दोनों में से कोई भी यूनिट लिख लो, दोनों सही है। ठीक है, लेकिन ये पहले यूज हुआ था बड़ा था, AMU बड़ा होता था, उसकी जगह पर केवल U लिख देते हैं अब, तो U छोटा दिखता है। चलो अच्छी बात है, AMU एटॉमिक मास यूनिट था, U जो था वो यूनिफाइड मास था। चलो कोई बात नहीं। अब हमने क्या किया, हमने निकाला कैसे, देखिए हमने लिया एक तराजू। तराजू कैसा, जरा ध्यान से समझिएगा भाई लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। अच्छे से क्लियर नहीं होता है, 11th के बच्चों तक को नहीं क्लियर रहता है अच्छे से, तो इसको समझेंगे थोड़ा अच्छे से। हमने एक तराजू लिया, मेरे को अच्छे से बनाने तो इसका तराजू नहीं आता है, लेकिन चलो हम कोशिश करते हैं। ना 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 ना। ठीक, आप कहोगे तो साइकिल बना दिए सर, साइकिल नहीं है, वही सोच रहे साइकिल नहीं है, लग रही है। साइकिल नहीं है, हम तो बोल दिए तो बस तुम लोग को लग रहा है तराजू है ये। ठीक है, अब ये सीट लग रही होगी तुम लोगों को, हैं? सर उल्टा लग रहा है, मतलब उल्टा मारी है। चलो, ये है हमारा तराजू। हमको निकाल लिए किसका, हाइड्रोजन का निकाल लिए। अब मान लो हम कार्बन का निकालना है, तो आप जब जाते हो किसी फल वाले के पास, जरा समझो, इसके पास ये तराजू है, वो उसके पास फल होता है, मान लो आपने आम खरीदने गए, आपने आम खरीदने गए, आपने बोला कि भैया 1 किलो आम दो, वो क्या करता है, क्या करता है वो सब, एक साइड 1 तरफ किलो का आम रखता है, एक पत्थर तरफ वो रखता और एक साइड आम एक तरफ रखता वेट है। रखता है। एक साइड 1 किलो का आम रखता है, हैं। नहीं, एक साइड में आम रखता अपने हिसाब से, और एक पत्थर साइड रखता है, किलो का एक वेट। वेट 1 किलो का। वेट। हाँ, 1 किलो आम कितना होगा वो उसको थोड़ी पता होता है। यस सर। तो पहले वो रखता है 1 किलो का बाट, अगर 1 किलो का आपको लेना है तो 1 केजी का बाट रखेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें आम रखता गया वो। ठीक, और जब वो देखेगा ये तो तराजू बराबर हो जाएगा, तो वो आपको, आप ये मान लेते हो, एक्चुअली ऐसा हो है कि नहीं ये कौन जानता है, कोई नहीं जानता है।
आपने मान लिया कि भैया अगर 1 kg का है इधर, आपकी विश्वास की बात है कि 1 kg अगर इधर है तो ये अब आलू जी ये अगर बराबर हो गया तो इसका मास बराबर हो गया, ये भी 1 kg का आम हो गया। बात समझे? तो आपने मान लिया कि अब ये जो आम है वो 5 है कि 10 है कि 2 है, वो 1 kg है। आपने मान लिया और आप लेके चले गए। अभी वही चीज लगाई गई हिसाब किताब, जरा समझो। अब हमको क्या पता है? एक हाइड्रोजन का मास। अब हमको क्या पता है भाई? एक हाइड्रोजन का मास। हमने रख दिया इधर पे कार्बन जिसका निकालना था, हमने रख दिया यहाँ पे, मान लो कार्बन का निकालना है तो हमने यहाँ पे रख दिया कार्बन 6C12। बात समझ में आई? कार्बन का एक एटम रख दिया भाई मैंने। अब इधर पे हाइड्रोजन रखते गए, इधर पे अपन क्या रखते गए? हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन रखा, एक हाइड्रोजन रखा तो ये अभी भी नीचे था, ये भारी था, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा रखा गया, तीसरा रखा गया, चौथा रखा गया, पांचवा रखा गया, छठवां रखा गया, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12 हाइड्रोजन जब रखे गए तब जाके ये हो गया बराबर। नहीं समझ में आया? जब 12 हाइड्रोजन रख दिए गए तब ये जाके वेट हो गया बराबर। तो हमने मान लिया कि ये कार्बन का वेट होगा 12 AMU। इस कार्बन का जो वेट है, वो जो मास है, वो 12 AMU है। और वो वेट किसके रिलेटिव में है? हाइड्रोजन के रिलेटिव में निकाला गया है। ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के रिलेटिव में निकाला गया है, इसीलिए ये रिलेटिव एटॉमिक मास बोल दिया गया इसको। आपने रिलेटिव। फॉर्मूले बताए थे ये निकालने के। अरे फॉर्मूला बता देना, हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कैसे निकालना था। फॉर्मूला के पीछे काहे पड़ रहे हो तुम? फॉर्मूला के पीछे काहे पड़ रहे? हम बता रहे हैं कॉन्सेप्ट कैसे निकाला गया, इसको कोशिश कैसे की गई थी निकालने की। तो ये हम पूरा डिटेल में बता रहे हैं, अब तुम फॉर्मूला फॉर्मूला बोल रहे। रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको कहते हैं हम RAM। इसको हम कहते हैं RAM, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो किसी का मास निकाला गया किसी के रिलेशन में, जरा समझो। किसी का मास निकाला गया जिसका मास नहीं पता था, उसका मास निकाला गया किसी और के रिलेशन में, तो उस मास को हम कहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। बताइए भाई, बात समझ में आई यहां तक? बताइए जरा। अरे बोलो बोलो। नहीं यस आई? सर। नहीं आई? यस सर। नहीं आई? नहीं आई, हमको पता है। अब हमको किसी और का निकालना था। इसी तराजू में हमने रख दिया ऑक्सीजन। हमने रख दिया ऑक्सीजन 8O16, ये हमने रख दिया। तो इधर पे अब हमारे हाथ में है ना भाई, कब बराबर होगा। तो इसमें जब देखा गया तो टोटल 16 हाइड्रोजन रखे गए। कितने हाइड्रोजन रखे गए? 16। तो ये बोला गया कि भाई जो ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास होगा वो 16 AMU होगा। एक्चुअली एटॉमिक मास ऑक्सीजन का नहीं होता है 16, वो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। वो गलत कहते हैं लोग जो बोलते हैं एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम या एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU। नो, दैट इज टोटली रॉन्ग। एक्चुअली दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेटिव, इन द रिलेशन ऑफ हाइड्रोजन इट इज 16। ये जो आपने जो आम खरीदा 1 किलो, वो किसके रिलेटिव में 1 किलो था? उस 1 किलो के बाट के रिलेटिव में था। बात समझ में आ रही है? वो एक्चुअली 1 किलो था कि नहीं था, भगवान मालिक है, कोई नहीं जानता। लेकिन उस 1 केजी के बाट जिसको हम मानते थे कि 1 केजी का है, उसके रिलेशन में वो 1 केजी का था। बताइए एंजल, क्लियर हुआ कुछ? यस सर। तो एक्चुअली 1 केजी होता है नहीं होता है, दैट इज अनदर मैटर। 1 केजी का भी डेफिनेशन होता है, फिजिक्स में आप पढ़ोगे। तो वो माना जाता है, दैट इज एज्यूम्ड कि वो 1 केजी का बाट जो है वो 1 केजी का है। तभी हम ये मान पाते हैं कि वो जो 1 केजी का आम है जो वो 1 केजी के बाट के साथ बराबर आ रहा है, तो वो 1 केजी का आम हो गया, या 1 केजी मैंगोज हो गए। वो ये चीज बहुत दिमाग में कायदे से डिप कर लो, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बात को एकदम दिमाग में कायदे से बैठा लो आप लोग।
बात समझ में आ रही है? लक्ष्य यस सर। क्या कहना चाहते हैं, इस बात को समझो। हम फॉर्मूला भी बता देंगे, फॉर्मूला हाल बन जाएगा, उसी से बनता है। ठीक है, तो आप उसके लिए परेशान ना हो, वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, इज इट ओके? सर सर जैसे किसी का, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का निकाल, हाँ, तो फिर ये पता कैसे चलेगा कि हाइड्रोजन के इतने ही रखेंगे तो तो निकाला गया ना वो। अच्छा। आप आम जब खरीदने जाओगे तभी तो पता चलेगा कि कितने आम 1 केजी में आए हैं। 4 आए कि 5 आए कि 8 आए कि 10 आए, वो कैसे पता चलेगा जब तक 1 केजी का बाट है। यस सर। बात समझ में? कितने हाइड्रोजन लगेंगे जब करोगे तभी तो पता चलेगा। रिलेटिव निकालना आसान हो गया ना, इजी टास्क हो गया रिलेटिव मास निकालना, क्योंकि एक का तो पता है हमें। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का डेफिनेशन चलो लिख लो। व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? इट इज अ डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। रिलेटिव है ना, तो डायमेंशन नहीं होगा। तो कैसे दिखवाऊं मैं इसको? हम्म, चलो फॉर्मूला ही मैं लिखवाता हूँ। हम्म, चलो, इट इज डिफाइंड एज it is defined as the ratio of the ratio of the average ratio of the average mass of atoms atoms of a chemical element in a given sample. Mhm. Atomic mass unit is equals to, yeah, relative atomic mass is equals to, क्या होता है फॉर्मूला? क्या है?
एब्सोल्यूट मास ऑफ एन एटम ऑफ अ गिवन हम्म, सब्सटेंस। एब्सोल्यूट मतलब मास। एब्सोल्यूट मास मतलब उसका एब्सोल्यूट या एवरेज, बात दोनों में से कोई भी कह सकते हो आप, एब्सोल्यूट या एवरेज। ओके, एब्सोल्यूट और एवरेज। तो एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, या एब्सोल्यूट या एवरेज, एब्सोल्यूट एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एटम का ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई 1/12 of the 1/12 12th of the mass of an atom या one atom of carbon 12, one atom of C12। अब ये डेफिनेशन को क्या कहना चाहेंगे हम, क्या सर, इस, हाँ और सर ये एब्सोल्यूट मास ऑफ एन एटम ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस मतलब यही होता ना? हाँ, स्टैंडर्ड मतलब जो एग्जिस्ट करता है वो स्टैंडर्ड, या स्टैंडर्ड कर लो, कोई उसमें अंतर नहीं है, नहीं, स्टैंडर्ड। ये आपने लिखा 1/12। हाँ, ये बुक में पता नहीं एब्सोल्यूट मास ऑफ एटम ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस। स्टैंडर्ड मतलब हमने कार्बन लिया है, वो कौन सा लिया है उसके ऊपर होगा। हमने कार्बन लिया है, वो उसके ऊपर होगा कौन सा लिया है, ठीक है। वो बाद में आएगा कार्बन के ऊपर ही, आप बुक में देखोगे बाद में C12 होगा, 1/12 मास ऑफ द C12, ठीक है। यस। ये आता है 1 AMU के बराबर। 1 AMU बेसिकली क्या होता है बेटा, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ो, आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना नहीं है। 1 AMU जो है वो एक हाइड्रोजन का मास है, किसका है, हाइड्रोजन के एक एटम का। इट्स ए मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एक एटम का जो मास है बेटा, ये है 1 AMU। अब इस 1 AMU को डिफाइन कैसे किया गया, देखो, एब्सोल्यूट मास ऑफ एन एटम, उस एटम का एब्सोल्यूट या एवरेज मास डिवाइडेड बाई कार्बन 12 आइसोटोप लिखा होगा यहाँ पे, आइसोटोप। कार्बन 12, कार्बन का आइसोटोप होते हैं 3 आइसोटोप, आप लोगों को पता है क्या, आइसोटोप आपको पता है क्या, नो। नहीं पता है, चलो छोड़ो हम बताएंगे। आइसोटोप क्या होता है पहले बताते हैं जरा, देखो आइसोटोप होता है, दे आर द एटम ऑफ, दे आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number, same atomic number but different mass number। अच्छा, एटॉमिक नंबर मास नंबर तो बताया ना मैंने, बताओ जरा। यस सर। यस सर। आदित्य, आदित्य यस क्या बताया नहीं, यस सर, बता। एटॉम तो एटॉमिक मास भी बताया और वो मास मॉलिक्यूलर नंबर, मास। मास नंबर और एटॉमिक नंबर। कोई हम्म। एलिमेंट अगर एक्स होता है तो जेड नीचे लिखते हैं और ए ऊपर लिखते हैं, ये बताया ना। यस सर। तो इसमें ये ए जो होता है मास नंबर होता है, और ये जो होता है ये एटॉमिक नंबर होता है, बताया है ना। यस। तो मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। और ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, दोनों में अरे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है। अरे बताओ एंजल,
वंसाऊ, आप लोग बोलते नहीं हो, कुछ नहीं पता, नहीं समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। तो हमने बताया था आ ना गया कि सर। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू क्या होता है? क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और मास नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप वो अलग अलग एटम होते हैं सेम एलिमेंट के। दे आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट, अलग एटम है लेकिन सेम एलिमेंट के। सेम है, ये बात इंपॉर्टेंट है, सेम एलिमेंट के अलग अलग एटम, उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम, क्योंकि सेम एलिमेंट है। तो एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग, मास नंबर अलग होता है। इस बात को समझे आप लोग? नहीं समझे? सर एग्जांपल दे दीजिए जरा। तो देखिए एग्जांपल, पहले इसका एग्जांपल देख लीजिए बेटा, इसका एग्जांपल देख लो, आइसोटोप का एग्जांपल। आइसोटोप का एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप 1H1, 1H2 और 1H3। चला जल्दी जल्दी मेरे को बताएंगे, जल्दी जल्दी मेरे को बताएंगे भाई। हाँ वंश साहू, इसमें बताइए प्रोटॉन कितने हैं भाई, इलेक्ट्रॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने? जल्दी वंश साहू। वंश, अरे वंश, अरे बोलते ही नहीं। आदित्य आप यस बोलो, सर। यस बोल सर। बोलो ना। ये इसमें कितने प्रोटॉन है? वन। प्रोटॉन की संख्या कितनी है? बोलो। वन। 1। सर और वन। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वन। 1। और न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की, आदित्य बताओ। सर न्यूट्रॉन की कोई बताएगा मेरे को न्यूट्रॉन की संख्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1 नहीं होता बेटा। हमने, अरे कैसे होगा 2? 1 2 खेल रहे हो। मैंने बोला नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। क्या कर रहे हो आप लोग? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मतलब क्या है? A माइनस जेड। सर तो ये A है और ये Z है। 0 आएगा फिर तो। जीरो। फिर तो नहीं, याद करो इस फॉर्मूला को, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तो क्या 0 होगा ही। ये ऊपर वाला A है, कितनी बार लिखे हम, देखो ना, ऊपर मास नंबर नीचे एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद कर लो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू होता है A माइनस जेड। अगर ऐसे दिया है, मान लो ऐसे दिया है तुमको 17 Cl35, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछेगा कितना बताओगे? 35 माइनस 17, 35 माइनस 17 निकाल लोगे ना? 18। यस अरे निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? यस सर। यस हाँ, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऐसे निकाला जाता है। ये बहुत छोटी सी चीज है, ऐसी मिस्टेक ना करो। इज इट ओके? तो तीनों में बताइए जरा जल्दी जल्दी मेरे को, वंश हुआ बताइए जल्दी कि भैया दूसरे वाले में, इसके में मेरे को बताओ जरा। प्रोटॉन, वन। प्रोटॉन 1। प्रोटॉन टू। अरे 1 रे, नीचे वाला प्रोटॉन होता है ये जेड, ये हाँ। जेड जो नीचे होता है वो जेड वन। के बराबर प्रोटॉन 1। इलेक्ट्रॉन, वही टू। प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। क्या कर रहे हो? हैं? वही इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर होती है भाई साहब। नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ। आ गया सर। आ गया। सर आ गया। I have already told you all that the number of protons is equals to number of electron in any atom. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर, आंख बंद करके कह दो। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 2 नहीं 1 2। सर 1। टू। वन। वन। वन।
इसमें मैंने तीसरे वाले प्रोटॉन 1 1, इलेक्ट्रॉन 1 1, न्यूट्रॉन 2 2 बस। 2 कितनी बार टू 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 करेगा है। है? टू टू टू। तो इसमें देखो न्यूट्रॉन 0, इसमें न्यूट्रॉन 1, इसमें अब म्यूट कर लो जल्दी से। इसमें न्यूट्रॉन 0, जरा ध्यान से देखिए। इसमें न्यूट्रॉन कितना 1, इसमें न्यूट्रॉन कितना 2। तो इन सब में न्यूट्रॉन की संख्या बदल रही है। दे हैव द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो वी कैन आल्सो टेल एज, वी कैन आल्सो से दैट कि आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। उनमें न्यूट्रॉन्स भी अलग अलग होते हैं। इनकी एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हैं, तो वो होंगे हमारे आइसोटोप्स। इससे 2 डेफिनेशन बना लिए आप। जरा बताओ भैया, बना लिए नहीं बना लिए? हमने एक डेफिनेशन यहाँ बताई आइसोटोप का, एक और बता दिया मैंने कि जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो, एटॉमिक नंबर सेम हो। तो ये तीनों, इसका नाम होता है चाहे 1H। ये लिख दे चाहे वो, कोई भी चलेगी। चलेगी कोई भी, लेकिन ये चीज दिमाग करके ये लिखना, ये जरूर लिखना है कि दे आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट। ये जरूर लिखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से यहां तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर द एटम ऑफ सेम सेम एलिमेंट। जरा एलिमेंट। देखो ना, ये तीनों हाइड्रोजन है। देखो ना, ये तीनों H H H है कि नहीं है? यस सर। बदल क्या रहा है इनका? बदल रहा है इनका केवल ए और जेड। जेड Z। कहां बदल रहा है? Z सेम है। ए ए ए बदल रहा है, मास नंबर बदल रहा है। क्या कर रहे हो आप लोग? नहीं समझ में आ रहा है? आर यू नॉट गेटिंग एनी एवरीवन? हर्ष प्रताप सिंह, यस सर समझ में आ रहा है? यस सर पक्का? यस सर तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी, उनका एटॉमिक नंबर के बराबर होती है तो वो सेम रहेगा। एटॉमिक नंबर तो नहीं बदल रहा है ना। देखो तीनों के एटॉमिक नंबर 1 1 1। बदल क्या रहा है? ऊपर वाला मास नंबर, जिसमें प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन तो नहीं बदलेगा लेकिन न्यूट्रॉन बदलेगा। बात समझ में आ रही है एंजल? यस सर। ठीक है। तो जिसमें इसका नाम क्या होता है? 1H1 का नाम होता है प्रोटियम। इसका एक नाम बोल देते हैं हम, प्रोटियम। 1H2 का नाम होता है, 1H2 का केवल नाम होता है, ये कह रहे हैं हम, ड्यूटेरियम। और 1H3 का नाम होता है ट्राइटियम। ये अलग अलग आइसोटोप है। तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप? 3। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप? 3। बात समझ में आई? एग्जाम्पल के लिए जरा समझो। अब हम रियल लाइफ एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमारे पास मारुति सुजुकी है। मारुति सुजुकी कार है आपके घर में, ठीक है? समझो, मारुति सुजुकी कार है आपके घर में, और आपके घर में जो मारुति सुजुकी कार है, कौन सी कार है मारुति की? स्विफ्ट डिजायर है। कौन सी है? स्विफ्ट डिजायर। नाम देखा, जानते हो तो इसको? यस यस हाँ, सर सभी लोग जानते हैं स्विफ्ट डिजायर। यस यस सर। हटाना है तो हटा देंगे, बलेनो ले लेंगे। बताओ, हटा दें सेव रखें? हैं? जानते हैं सर। यस सर। बुगाटी ले लीजिए। कौन सी? आपकी बुगाटी मर्जी है। नहीं बोल ना, कौन सी लेने? बुगाटी। बुगाटी बुगाटी ले लें। चलो, बुगाटी के मॉडल जानते हो, अलग अलग वेरिएंट? बुगाटी चेरोन, बुगाटी वेरोन। जानते हो ना? 3 4 हमको नहीं पता है। हाँ हाँ। मर्सिडीज ले लीजिए। मर्सिडीज के पता है? लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, बुगाटी। अरे सब गधे, अलग अलग कंपनी है। सर पता है अलग अलग है, कोई भी ले लो इन तीन में से, ये चलो कह छोड़ो, रहे हम यही लेंगे। हैं। गरीब आदमी हम लोग, तो छोटी कार लेंगे, स्विफ्ट डिजायर। ठीक है। अब ये स्विफ्ट में कई सारे मॉडल आते हैं कि नहीं आते हैं? यस सर Yes, टॉप sir, मॉडल, मीडियम मॉडल, लो मॉडल, हाई मॉडल, ये सब आते हैं। तो मान लो इस yes, sir. LXI, डिजायर स्विफ्ट VXI, ZDI, ऐसे करके आते हैं, आप लोग सुने होंगे। यस सर और मान लो एक
जेड, मैं अपने मन से ले रहा हूँ, ZXDI। ठीक है, आप मुद्दा को समझो, हम जो बताना चाहते हैं वो समझो। स्विफ्ट डिजायर के ही 4 अलग अलग गाड़ियां आई, 4 अलग अलग वेरिएंट आए। बात है, म्यूट कर लो ना। स्विफ्ट डिजायर के ही 4 अलग अलग वेरिएंट आए। चारों बराबर बिकते हैं क्या मार्केट में? चारों मार्केट में नहीं बिकते। कोई एक मॉडल होगा जो बहुत ज्यादा बिकेगा। मान लो कोई एक मॉडल है जो बहुत सबसे ज्यादा बिका, ठीक है, कोई एक मॉडल है जो कम बिका। तो मान लिया कि VXI या ZDI को मान लिया कि सबसे ज्यादा बिका, ये 80% ये बिका। मान लो टोटल स्विफ्ट डिजायर की ये 4 मॉडल मिला के 100 कार बनाई गई, तो उसमें से 80 कार केवल ZDI की बिकी। ठीक है, ये ZXDI है, जरा ध्यान से। इन द सेम वे, मान लो इन द सेम वे हम ये कहना चाहते हैं कि इसको आप कंपेयर कर लो किससे? हाइड्रोजन से। किससे? हाइड्रोजन से। अब हाइड्रोजन का एक है 1H1 वाला, एक है 1H2 वाला, एक है 1H3 वाला। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो कौन सा एटमॉस्फेयर में ज्यादा मिलता है उसकी बेसिस पे हम निकालते हैं उनका एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास हमको क्या पता है उनका बेटा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अरे ना न्यूट्रॉन। ना 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 ना, रिलेटिव एटॉमिक मास पता है एटॉमिक बाबू। मास। रिलेटिव एटॉमिक मास पता है हमको हाइड्रोजन का। पता है कि नहीं पता है? अरे बोलो। यस अब हम उसके हेल्प से, यस जिसके सबके आइसोटोप नहीं होते हैं, ठीक है, सबके आइसोटोप नहीं होते हैं, एम्बेसडर के वेरिएंट नहीं आते, एम्बेसडर की एक ही कार आती है। तो क्या है कि जिसके वेरिएंट नहीं होंगे, जिनके वेरिएंट नहीं होंगे उनके आइसोटोप नहीं होते हैं। जिनके अलग अलग आइसोटोप हैं, सबके नहीं होते। हीलियम का नहीं है, नाइट्रोजन का नहीं है, मतलब सबके नहीं, 100% सबके नहीं, कुछ के हैं। कार्बन का होता है, हाइड्रोजन का होता है, ऑक्सीजन का भी है एक दो, तो सबके नहीं। क्लोरीन का है, तो सबके आइसोटोप नहीं होते। पहली बात तो ये, जिसके आइसोटोप होंगे उसी का हम एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। क्यों? क्योंकि अब उसके 3-3 अलग अलग है या 2-2 अलग अलग है। बात समझ रहे हो? तो उन दोनों का एवरेज निकालेंगे। एवरेज डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन इट्स परसेंटेज इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कितना परसेंटेज है, कितनी एबोडेंसी है, कितना पाया जाता है, उसकी बेसिस पे, उसका परसेंटेज के बेसिस पे उसका क्या निकालेंगे? एवरेज एटॉमिक मास। इज इट क्लियर? नो नो नो, ठीक है। अभी एग्जाम्पल के लेने के बाद भी नहीं समझ में आया? अच्छा ये बताओ, चलो, रिलेटिव एटॉमिक मास समझ में आया सबको? यस यस सर। पक्का सबको आ गया एकदम? यस सर। आइसोटोप क्या होते हैं ये समझ? हाँ सर, रिलेटिव एटॉमिक मास में जैसे कोई एग्जांपल दे दीजिए आप, दिया तो ये सॉल्व कार्बन करने का का। बता दीजिए। सॉल्व करने के लिए कभी पूछेगा ही नहीं तुमसे, फॉर्मूला पूछेगा बस। कभी भी पूछेगा नहीं कैसे निकालना है, फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करना है, नहीं। और क्या का एग्जांपल दे दिया हमने? 2-2 एग्जांपल दे दिया, तो ऑक्सीजन का दे दिया और अब ये बताओ मेरे को, यहाँ पे आइसोटोप मैंने बताया। आइसोटोप समझ में आया? आइसोटोप क्या होते हैं ये समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। एंजल, आपको आइसोटोप समझ में आया? व्हाट आर आइसोटोप्स? यस सर। ठीक है। अब हम कार्बन के आइसोटोप की बात कर रहे थे। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, C12, C13, C14। जैसे हाइड्रोजन का 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, वैसे ही कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। कार्बन के 3 होते हैं, 12, 13 और 14, 12, 13 और 14। तो उनके कौन सा आइसोटोप लेना है हमको? 12 वाला। यहाँ पे देखो लिखा है C12 वाला आइसोटोप की बात कर रहा है। तो C12 वाले का वेट होता है 12। तो 1/12 × 12 करोगे तो कितना आएगा?
अरे बोलो ना, 1 आ One. जाए, तो इसीलिए इसकी वैल्यू 1 AMU के बराबर आ रही है। चलो एक काम करते हैं, हम कल हम आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास रखते हैं, ठीक है? Yes, sir. कल हम आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास रखते हैं। टाइमिंग आई विल मैसेज यू, ठीक है? आई विल मैसेज यू टिल द इवनिंग और टुमारो मॉर्निंग यू विल गेट अ मैसेज। तो हम लोग एक एक्स्ट्रा क्लास और कल अच्छे से 1.5 घंटे की क्लास लेते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। ओके? Sir. और सभी लोग आना क्लास पे टाइम से, और जो नहीं Okay. आएगा बहुत बड़ा नुकसान होगा उसको कल।